हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। तो इस वीडियो में जो है क्रैश कोर्स के इस पार्ट में हम लोग जो है भौतिकी के दूसरे अध्याय जो है प्रकाश का अपवर्तन, उससे रिलेटेड कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो परीक्षा में जो है निश्चित आएगा। आप लोग जो है इस सभी क्वेश्चन को जो है देख लें और ये कर के ही आप लोग परीक्षा में शामिल हो। और सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि एक लाइक कर दें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास जो है इसको भेज दें ताकि जो है आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन पर। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। अब देखिए, आप सब इसमें देख रहे होंगे कि इसमें कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से जो है विचलित हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो आप सब देखे होंगे कि ये जो लेंस है, तो ये लेंस में जो है जब प्रकाश की किरण आती है तो ये अपने पुराने रास्ते से जो है नहीं जा कर के और ये इधर आधार की ओर जो है वो झुक जाता है। तो ये जो घटना है वो प्रकाश का अपवर्तन है। तो इस प्रकार जो है आप देख रहे होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी घटना है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जवाब है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो देखिए ये भी वही बात है कि जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये हवा है और ये पानी है, तो हवा से पानी में अगर प्रकाश की किरण आएगी तो वो जो अपना पूर्व का जो उसका रास्ता रहता है, मान लीजिए ये पहले वाला रास्ता है, तो इस रास्ते पर नहीं जा कर के वो इस नए रास्ते पर आ जाता है, यानी वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस तरह से साथियों जो है आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की दिशा में चली जाती है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकलती है। तो वो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। देखिए, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। तो पानी से अगर कोई बाल्टी भरा हुआ है तो उसकी गहराई कम मालूम पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जो है, अपवर्तित जो हम कहते हैं, तो ये अपवर्तन की घटना के कारण जो है गहराई हमको कम मालूम पड़ता है, जबकि वो ज़्यादा गहरा रहता है। अब देखिए, आप सब ऐसी घटना जो है अपने लाइफ में देखे होंगे, घर में देख सकते हैं, प्रतिदिन के लाइफ में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन जो है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। देखिए, प्रकाश की चाल में अपवर्तन होता है, उसके चाल में परिवर्तन होने के कारण ही अपवर्तन की घटना घटित होती है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग 6 क्वेश्चन जो है वो देख लिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो आप सब आदमी स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये डिवाइडर है, ऊपर जो है विरल माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है और नीचे 100 से सघन माध्यम है। देखो, तो प्रकाश जब ऐसे आता है, अब यहाँ जैसे ही ये मान लो पानी है, तो पानी में जैसे ही जाएगा तो ये अपने पुराने रास्ते पर नहीं जाएगा, इस रास्ते पर ये इसका सप्लीमेंट्री रास्ता हो जाता है। देखो, ये जो इसका रास्ता है ये इसका सप्लीमेंट्री रास्ता हो जाता है, ये डॉट लाइन बन जाता है, लेकिन प्रकाश इधर आ जाता है। इसका मतलब है कि इसका जो आपतन कोण है वो बड़ा हो जाता है। आपतन कोण क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट में आप लोग देख लीजिए ये क्या होता है, तो फिर हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, ये है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। देखिए, इसको आपको हम समझा देते हैं। देखिए,
जैसे ये प्रिज्म है और आप देखे होंगे कि प्रकाश ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे हो जाता है और फिर अगले भाग में इधर आ जाता है, नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये है आधार और ये है आपका पीछे प्रिज्म। तो प्रिज्म के आधार की ओर जो है प्रकाश की किरणें झुक जाती है। तो आप लोग यही लिखेंगे, किरण प्रिज्म के आधार की ओर जो है झुक जाती है। तो इस तरह से आप लोग इसका कंसेप्ट समझ गए कि ये 8 का ख आंसर क्यों होगा, ये आप समझ गए होंगे। चलिए हम 9वां क्वेश्चन देते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। देखिए, जब निकलती है तो उसको प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब बिंदु कहेंगे। चलिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? अब बताइए। प्लास्टिक है, लकड़ी है, कांच है, मिट्टी है। तो यहाँ पर दोस्तों मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनाना है तो आपको जानबूझ करके उत्तल लेंस पर जाना पड़ेगा। उत्तल लेंस ही वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है और अवतल लेंस जो है, ये वाला लेंस, ये देखिए, ये वाला लेंस जो है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्धारण करता है। जानते हैं ना, पीछे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब और अवतल लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब आप बना सकते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। अब देखिए, आप सभी विद्यार्थी जो हैं बोर्ड परीक्षा में जाने वाले हैं, आप सब जानते होंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम क्या होता है साथियों? साइन आई बटे साइन आर। तो इस तरह से आपने देखा कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला यही होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ये सूत्र याद रखिएगा, यही म्यू अपवर्तनांक का सूत्र है और इसी से हम लोग निकालते हैं। तो आप सभी जो है छात्रों जो है ये इस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन तक देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, प्रकाश एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन आई बटे साइन R का मान जो होता है वो n2 बटे n1 होता है। साथियों, आप सब पढ़े होंगे कि ये जो है n2 बटे n1 होता है, याद रखिएगा। अब ये n2 क्या है? तो दूसरे प्रकाश है का माध्यम है और n1 जो है पहला प्रकाश का है। तो ये अपवर्तनांक होता है और इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि n2 बटा n1 होता है, इसका फॉर्मूला है ना। तो चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से होकर गिरने के पथ नीचे चित्र इतना में दिखाए गए हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए, अगर कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और इसमें कांच का स्लैब अगर मान लीजिए नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि द्रव का भी अपवर्तनांक जो है 1.5 ही है। चूँकि एरो का निशान आप देख रहे होंगे लिक्विड के बारे में कि वो दिख नहीं रहा है, उसमें छुप गया है, इसका मतलब दोनों का अपवर्तनांक सेम है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका? देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी आप सब आदमी देखे होंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखना, बोर्ड परीक्षा में निश्चित पूछेगा। ये VVI क्वेश्चन है जी, इसमें लिख लो, VVI लिख लो। ये VVI क्वेश्चन है, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। उत्तल लेंस का जो है उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में करना, सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में उत्तल लेंस का उपयोग करना है जी। सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में उत्तल लेंस का उपयोग करना है। कैसे याद करोगे? सरल सिंपल माइक्रोस्कोप बनाना है तो उत्तल लेंस का उपयोग करना है। उत्तल लेंस, अब देखो इसमें आकार पूछ रहा है कि उत्तल लेंस किस आकार का होता है। पढ़ो ऑप्शन। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। तो चलो हम सब उतना नहीं, बस ये देखो उत्तल लेंस, ये वाला लेंस, ये उत्तल लेंस है। तो क्या है? किनारे में, दोनों किनारे पर ये पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। गलत, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ये को राइट आंसर हो गया। तो चलिए साथियों, आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को जो है थोड़ा लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। अब एक चीज़ बताओ, आप सब जो है लेंस के बारे में पढ़े हो तो देखो ये लेंस है, अब यहाँ से किरण जाता है, अब ये इसका F1 होता है और यहाँ पर 2F1 होता है। इस साइड आप चाहो तो इसको
ये F1 डैश कर सकते हो, इसको 2F2 या F2 भी कर सकते हो, 2F2 डैश कर सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि मतलब किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाए कि उसका वास्तविक, उल्टा और बराबर। तो उल्टा बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमेशा वस्तु को इसी 2F पर जो है आप रखेंगे, 2F पर रखेंगे। यहाँ पर 2F पर रखना वस्तु को, यहाँ रखोगे इस साइड 2F पर बनेगा, ध्यान रखना 2F पर रखोगे 2F पर प्रतिबिंब बनेगा। तो जब भी समान आकार का प्रतिबिंब बनाना हो, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाना हो बुआ, तो लेंस में वस्तु को 2F पर रखना। चलो हम इसको अच्छा से तुमको समझा देंगे कि कहाँ रखने से कहाँ प्रतिबिंब बनता है, देखते हैं इसी वीडियो में समझा देंगे। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है आप बताइए। उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में बनाया, देखो जी यहाँ ये लेंस है, ये हो गया प्रधान अक्ष, और यहाँ पर वस्तु रख दिया गया ऐसे, और कह रहा है फोकस लेंस और फोकस के बीच, तो फोकस इधर आएगा, ये F हो गया, ये वस्तु है, ये आपका लेंस है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। फिगर देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा बुआ, काल्पनिक सीधा। देखो एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से कितनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका जो लेंस का जो फोकस दूरी है वो निश्चित ही, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे कि इसका लेंस का जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर से कम होगा, यानी लेंस की फोकस दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर। यहाँ गौर से एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी। तो आप जानते हैं ना 2F पर रखने पर जो है वहीं जहाँ है वहीं पर बनता है। तो यानी 30 सेंटीमीटर पर वस्तु है, अब प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, इसका मतलब है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगा। देखिए तो आप लोग जो है 19 का राइट आंसर गो लगाएंगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या पूछ रहा है, इसकी क्षमता के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि इसका क्षमता कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट के साथ हम समझा देते हैं कि आप जानते हैं कि P बराबर होता है 1/F, P बराबर 1/F। तो यहाँ 1/F 20, लेकिन 20 ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटा में रखना 100। इसको अगर बदलोगे तो ऊपर में 100 बटा में 20, 20 पंचे 100, तो यानी 5D 5 डायोप्टर जो है बनेगा। तो दोस्तों अवतल लेंस है ना तो माइनस में लगा देना है ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, माइनस में 5 डायोप्टर। यही फोकस दूरी निगेटिव कर देंगे तो इसका क्षमता जो है निगेटिव में होता है। याद रखना अवतल लेंस की क्षमता निकालोगे माइनस में होगा, उत्तल लेंस की क्षमता निकालोगे प्लस में होगा। अब यहाँ पर देखो, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब। अब बताइए अगर वस्तु फोकस, गौर से देखिए, अगर कोई वस्तु फोकस या फोकस के दोनों दूरी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। उसका कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। आप लोग राइट आंसर टिक मार लीजिए, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। तो हम लोग जो हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। 20 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो 20 सेंटीमीटर से फोकस दूरी क्या होगा, अधिक होगा। 20 सेंटीमीटर, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये, 20 सेंटीमीटर से अधिक फोकस दूरी पर अगर रखा जाएगा तो उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है। अगर आप कहें तो हम डायग्राम बना करके दिखा सकते हैं। ये देखिए ये लेंस हो गया, अगर यहाँ पर आप वस्तु रखते हैं 20 सेंटीमीटर पर तो फोकस इधर होगा, यानी 20 से अधिक होगा, इधर F बनेगा, F इधर बनेगा। चलिए हम लोग जो हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
आप सबके स्क्रीन पर है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? केवल काल्पनिक। जब केवल काल्पनिक की बात आएगी तो प्यारे स्टूडेंट इसको अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस जो होता है उसमें वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाले लेंस का यही है अवतल लेंस, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, केवल काल्पनिक बनाता है। और ये जो उत्तल लेंस है ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो ये क्या होगा, मतलब ये किस प्रकार का लेंस होगा, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप सब जानते हैं प्यारे स्टूडेंट कि F बराबर होता है 1/P, तो यानी 1/20। तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चूँकि सेंटीमीटर में जाना होता है, तो 20 पंचे 100, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ 5 डायोप्टर है, तो ये यहाँ पे 5, सॉरी यहाँ पर आप 1 मिनट ध्यान से देखो, क्षमता दे दिया है 5, तो आप क्या करेंगे 1/5 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 20। तो इस प्रकार 20 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा और प्लस में है, तो आप सभी जानते हैं कि ये उत्तल लेंस का काम होता है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। तो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो चलिए 24 का घ हो गया, तो आप लोग जो है राइट आंसर देख लिए। देखिए किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अब एक चीज़ बताइए, अभी आपको हम बताए हैं, करना क्या है, कुछ मत करना, 1/, अभी चलो इसको कट करते हैं, पहले वाले सवाल को पूरा कट कर देते हैं। ये देखो, और यहाँ गौर से देखो 25 सेंटीमीटर, तो 1/25 और गुना में 100, ऊपर में 100 कर देना, 25 से काट दो, 25 चौका 100, तो 4D कितना हो जाएगा जी, 4 डायोप्टर। डी डायोप्टर, कैपिटल डी माने डायोप्टर। लेंस का ये व्यावसायिक मात्रक है बच्चे, और इसका जो एसआई मात्रक होता है, तुम लोग पढ़ता होगा नमा में एसआई मात्रक, तो कोई पूछ दे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो घबराना नहीं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है प्रति मीटर, यानी मीटर बट्टा में हो जाएगा, उसी को पढ़ोगे तुम प्रति मीटर। अभी दिखा देते हैं, ऐसे मीटर लिख के ऊपर में -1 रहेगा, तो पढ़ना इसको प्रति मीटर। अब देखिए एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी, अब देखो दर्पण है उसकी भी फोकस दूरी प्लस में है, लेंस है उसकी भी फोकस दूरी प्लस में है, इसका मतलब दोनों का ही, मतलब लेंस में तो तुम समझते हो कि उत्तल लेंस होता है तो मतलब प्लस में होता है, इसीलिए दोनों ही उत्तल लेंस होगा। दर्पण में भी देखो, दर्पण में भी ये वाला दर्पण जो होता है तो आप जानते हो ना प्लस में होता है, उसी प्रकार ये लेंस में भी उत्तल लेंस होता है, तो ये इधर आता है, इसी कारण जो है यहाँ पर एफ, यहाँ इधर ना होता है जी, यहाँ से यहाँ स्मॉल एफ, तो प्लस में हम लोग लेते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार। किसके हिसाब से, चिन्ह परिपाटी। तो प्यारे दोस्तों, आप अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी शब्द को उसके छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इनमें कौन उपयुक्त है। देखो अब छोटे छोटे अक्षर को पढ़ना है, तो छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए, छोटे छोटे अक्षर को अगर पढ़ना हो तो उसके लिए हम लोग जो है 5 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पढ़ने के लिए इनमें उपयुक्त होगा ये उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे। अवतल लेंस का उपयोग हम लोग दूर में करते हैं, तो कम फोकस दूरी वाले, प्यारे स्टूडेंट इसमें कम फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का हम ये उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, जिसकी फोकस दूरी कम होगी, ताकि हमको नज़दीक में ही देखना है, अधिक फोकस दूरी वाला नहीं चाहिए, दूर में तो देखना नहीं है, डिक्शनरी पढ़ना है ना जी, तो डिक्शनरी नज़दीक का चीज़ है ना, तो नज़दीक में तो फोकस दूरी कम होगा, और लेंस कौन होगा, उत्तल लेंस, एकदम याद रख लेना है ना। ये इसी प्रकार हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करना चाहेंगे, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरियां माइनस में, अब देखो वहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में आ गया, तो माइनस में दर्पण में माइनस किस दर्पण में होगा, तो अवतल दर्पण में होगा। लेंस में माइनस किस में होगा, तो अवतल लेंस में। अभी कई बार हम डायग्राम ड्रॉ कर करके आपको समझाए हैं कि ये आधार की ओर चल जाएगा, ये पीछे आएगा, तो यहाँ फोकस आ जाता है, निगेटिव हो जाता है, बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक और दाईं तरफ की दूरी धनात्मक। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे कि कहाँ रखने से प्रतिबिंब कहाँ
बनेगा, ये भी आपको हम इसी वीडियो में समझा देंगे। तो आप सभी जो है थोड़ा ध्यान से जो है इसको देखिए। अभी अभी आपको हम समझा देते हैं कि कहाँ रखने से कहाँ पर बनता है ना, कहाँ पर इसका जो है बनता है। देखिए एकदम इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए, बस 2 मिनट 3 मिनट आपका लेंगे हम। यहाँ देखिए ये लाइन हो गया और यहाँ पर मान लीजिए दर्पण हो गया, ये हो गया लेंस। अब होगा क्या, यहाँ पर मान लीजिए F1 है, F1 है, और यहाँ पर मान लीजिए F2 है। इस तरफ भी यहाँ F1 है और यहाँ F2 है, और डैश दे सकते हैं दोनों तरफ अंतर करने के लिए, इस पर भी डैश, इस पर भी डैश। अब देखिए एकदम आप लोग डायग्राम को एकदम मस्ती से देखिए, तुरंत समझ जाइएगा। देखिए वस्तु अगर अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्यारे देखते रहो, ध्यान से देखो, वस्तु अगर अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, अगर वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब उसी तरफ अनंत पर बनेगा। देखो ये फोकस पर होगा तो उसका अनंत पर चला जाएगा प्रतिबिंब, ये याद रखना। अनंत का फोकस, फोकस का अनंत, अनंत पर वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पर, अब फोकस पर वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत पर। 2 याद हो गया। चलो तीसरा याद करो, अगर F2 पर रहेगा तो उसका F2 पर ही बनेगा। तीसरा याद हो गया, F2 कैसे याद करोगे, F2 का F2 पर, द्वितीय मुख फोकस का द्वितीय मुख फोकस पर, प्रथम मुख फोकस रहे तो अनंत पर, अनंत पर रहे तो प्रथम मुख फोकस पर, याद रखना। अब देखो अनंत F2 के, ये देखो यहाँ अगर इस बीच में अगर होगा तो F1 F2 के बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब यहाँ वस्तु हो तो प्रतिबिंब यहाँ, और F1 F2 के बीच वस्तु हो तो F2 के आगे बनता है, और अगर वस्तु फोकस के अंदर रखोगे तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब स्थिति जो है आप अपने किताब में डायग्राम में दिया हुआ है, एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, परीक्षा में जाने के लिए आप लोग पूरी कमर कस करके तैयारी करिए, और ये धूम मचाने वाला बैच होगा, और आप लोग का पूरी तैयारी जो है साइंस मैथ का हम इस चैनल के माध्यम से करा देंगे। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और लेंस के कुछ और ऐसा क्वेश्चन लेकर के आऊँगा कि जो लड़का तुम में से डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहेगा भविष्य में, उस सब लड़का को न्यूमेरिकल वाला ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, और आप जो है इसको ध्यान से देखना। उसमें बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन लेकर के आएंगे लेंस से रिलेटेड। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।